उद्घाटन एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज के उद्घाटन करता अपने हाथों से रिबन काट कर इस 2 दिवसीय दुष्टा जागृति महासम्मेलन का कार्यक्रम का प्रारंभ किए। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री महेश्वर हजारी सर जी का। आज के मुख्य अतिथि हम बिहार के माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, हम लोग के बड़े भाई पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक अजय पासवान जी, मेयर साहब, समय भी चल के आए हैं और मंच पे महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं और जिला के तमाम बुद्धिजीवी हमारे समाज के साथी हैं। हेमंत बाबू के हैं, हमारे पिता तुल्य सज्जू बाबू के इसके साथ में हैं। हम सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष करके हेमंत बाबू को हम बहुत बधाई देते हैं, बेड़ा उठाया है, वरना इतना बिखराव है कि कल क्या होगा इसकी चिंता हम लोग खुद करते रहते हैं। और जरूर एक बार हेमंत बाबू से हम आग्रह करेंगे कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगला जब आपको इस तरह का फंक्शन करिएगा, हम लोग ऐसे व्यक्ति को भी बुला करके राय मशविरा करिएगा। ये सम्मेलन अगला जो होगा बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, जब मैं अपने स्वर्गीय पिता का पुण्यतिथि गया के गांधी मैदान में किया करता था तो 1 लाख लोग उठते थे। धीरे धीरे जिम्मेवारियां बढ़ती गई, अपना भी, अपने परिवारों का, समाज का और अपने विधानसभा का। और हमने इतिहास रचा। हमारे क्षेत्र से हमारे बड़े भाई अभिभावक अजय पासवान जी भी मिले रहे। एक दलित का बेटा को मंत्री बनने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। उस अनुभव के तहत इस जिले में देश और दुनिया का सबसे अजूबा कॉलेज का हमने निर्माण करवा दिया कलकुप्पा में 52 एकड़ में, जिसकी लागत थी 400 करोड़। ऐतिहासिक फैसला लिया था हमने जो है मंत्रालय में बैठकर। 12 चट्टी भी रिजर्व सीट था, वहां भी हमने कहा कि किसानों के लिए बनाओ। वहां भी हमने 150 करोड़ का ऐतिहासिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में किसानों का पढ़ने का कॉलेज कह सकते हैं। तो ये कृतियां जो है, हम इस धरती पे रहेंगे नहीं रहेंगे, हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना होता है, लेकिन ये कृतियां याद रहेगा। अगर मेरे पिताजी ऐतिहासिक पुरुष थे, समाज के लिए किया था, उनके भी पुत्र को अगर कोई मौका मिला तो हमने भी कई ऐतिहासिक फैसला इस जिले में लिया है, अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, किसानों के लिए। अब कई लोग जो हैं, अब हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे कुछ लोग। अब लोगों ने कहा कि आप हार गए। भाई इलेक्शन है, हारना है, जीतना है, ये तो प्रक्रिया चलता रहेगा। और भी हार जाने से अगर स्वर्गीय राजेश कुमार का बेटा घबरा जाए, तब तो कहीं न कहीं मेरे खून में लगता है कि कोई कमी हो गई है। कौन बोलता है कि हम लोग घबरा गए, हार गए? और किसने कहा कि समाज ने वोट नहीं
ये व्यक्ति का प्रचार प्रसार मेरे खिलाफ इसलिए की गई, एक उभरता हुआ दलित का बेटा जिले में 400-500 करोड़ का जो है योजना लाके काम कर रहा है, ये कहीं आगे न निकल जाए, इसलिए फैसला लोगों ने लिया कि भाई इसको हल्ला कर दो कि इसके समाज में वोट नहीं दिया। हमने चुनौती दिया यहां से पटना तक कि बूथ लिस्ट लाओ, अब किस गांव में अपने समाज के लोग थे, कहां नहीं दिया, हमको जरा बताओ। किसी ने हिम्मत ही नहीं जुटाया। अरे भाई, अगर सर्वजीत हार गया, समाज ने नहीं दिया, तो जो अगला लड़ रहा था 5 बार से, वो कैसे हार रहा था? इसका मतलब उसको भी उसका समाज वोट नहीं कर रहा। ये लोकतंत्र की बनावट है, हवा है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोटिंग हो रही थी, इसलिए उस सब चीज पे चिंता नहीं करिए। हम सेवक हैं। मैं एक चीज बता देता हूं कि ईश्वर ने और मेरे पूर्वजों ने मुझे इतनी शक्ति दिया है कि हम बैठ के आराम से खा सकते हैं, जहाज से घूम सकते हैं। लेकिन मैंने वो रास्ता को छोड़ा और मैंने कहा कि मैं अपने समाज, दलित, पिछड़ा, कलियर, सबको हम सेवा करने के लिए अगर इस धरती पे आए हैं तो सेवा करेंगे। सेवा करते करते अपने प्राण को उछावर करेंगे। यही मैंने प्रण किया। अब कुछ लोग लग जाते हैं, अब में भी कई लोगों ने लगा, ऐसा बात नहीं है। लोगों ने कहा इसको हरा दो तो अभी हमको चांस मिल जाएगा। और मेरे अभिभावक सुरेश पासवान ने बहुत अच्छी बात कही। आप कल्पना करिए, अगर सर्वजीत ने यहां पे अच्छा कर्म नहीं किया था तो महेश्वर हजारी कौन सा पाप कर दिया? जिनका 7 पुष्प जो है राजनीति में है, सेवा कर रहा है, एक अनजान सा व्यक्ति आया, टिकट लिया, चुनाव जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ कि महेश्वर हजारी राजनीति में भ्रष्ट हो गए, समाप्त हो गए? ऐसा नहीं होता। मनोबल को नहीं गिराना। मैं इतना जरूर कहूंगा समाज के साथियों से कि जिस दिन मेरे ऊपर समाज का अगर कोई व्यक्ति यह आरोप लगा दे कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, उस दिन मेरी राजनीति की अंतिम दिन होगी। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। कोई आरोप निराधार लगा देता है, कोई किसी दल में है, बोलता ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, ये सब चलते रहेगा, इस सब का कोई परवाह नहीं करना। हम बहुत सारी चीजों पे लड़ते रहते हैं। अब महेश्वर जी हैं जिस दल में हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं जब मंत्री था, कैबिनेट के अंदर, आप बोलोगे कि ये हो कैसे सकता है? अब लोग सवाल करेंगे कि ये तो भाषण दे रहा है पॉलिटिकली, कैसे हो सकता है? जब माननीय मुख्यमंत्री ने दलित और महादलित बनाया, पासवानों का रिजर्वेशन खत्म हुआ नहीं ना हुआ, लेकिन टोला सेवक को विकास मित्र में बहाली आपकी रुक गई। मतलब कि सिर्फ एक जाति के लोग रिजर्वेशन में रहेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। 44,000 बिहार में टोला सेवक विकास मित्र की बहाली में आपको मिला फायदा? किसी को नहीं मिला। आने वाला समय में याद रखना कि बोध गया, बाराचट्टी गया, समस्तीपुर, ये सब हम आप रिजर्वेशन में रहोगे, लेकिन आने वाला दिन में न मुखिया का चुनाव लड़ पाओगे, न लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ पाओगे। यही संकेत जीतनराम मांझी ने आप सबों को दे दिया है। ये मैं आगाह कर रहा हूं, लोग समझिएगा बात को। चूंकि हम लोग के सीनियर लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल फंक्शन होता तो हम अपने अधिकार की बात नहीं रखते।
समाज के ये सम्मेलन है और सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इसका समाज की प्रतिष्ठा कैसे बनेगा, हम सब दलित एक होकर कैसे रहेंगे, इसी के लिए ये सम्मेलन होते रहता है और हो रहा है। हमारे तरफ से प्रयास रहता है हम समाज को लेके चले। अब देखिए हमको कैसे प्रहार किया जाता है। अरे कहीं न कहीं शिकार कैसे होता है। मैं आप पूरे इतने तमाम लोगों के बीच में मैं खुलासा कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चिराग जी को गाली देते हुए सुनाया गया। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि वह वीडियो फर्जी था। भाजपा के कार्यालय से बिहार के भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझे सूचना दिया था कि तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही, एक वीडियो वायरल होगा। इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं थी। बाद में यह तय हो गया कि यह वीडियो भाजपा के ऑफिस में फर्जी तरीके से बनाया गया था। क्यों? इसलिए बनाया गया था एक पासवान का बेटा धरातल पे कैसे चला जाए। ये हम सबके लिए साजिश था। आने वाला समय में हम रहे, अजय पासवान रहे, सुरेश पासवान रहे, कोई महिला भी रहे, भाई हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे इस तरह की साजिश में नहीं फंसना। हम आज है तो नहीं रहेंगे, कोई और दलित का बेटा को मौका मिलेगा, कोई और समाज की बात करेगा, समाज को बढ़ाएगा। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आ जाता है उसके लिए कोई जात पात नहीं होता है, काम सबके लिए करना होता है। लेकिन दर्द समाज के लिए रहता है, इस बात को समझना पड़ेगा। कोई किस दल में रहे, लेकिन जो व्यक्ति जिस समाज से आता है उसके लिए दर्द तो रहता ही है। और हम पिताजी के जीते जी और उनके जाने के बाद एक दो तकलीफ नहीं सहाय, मैं कई संघर्ष को देखा हूं, उनको दुनिया से छोड़ते देखा हूं, उनके जीते जी संघर्ष करते देखा हूं, उनके जाने के बाद न जाने कितनी कठिनाइयां अपने और पराये न जाने कितने लोगों ने प्रहार किया। उसके बावजूद भी मैं आपके लिए यहाँ पे सेवा के रूप में खड़ा हूं कि नहीं हूं। यही तो दर्द है समाज के प्रति। राजनीति में अपने भी प्रहार करते, पराये भी प्रहार करते। और सही कहा ज्योति पासवान ने कि सुरेश जी ने कहा कि राजनीति में परिपक्वता तब होगी जब अपने लोग आपके गर्दन को काटेंगे, उसके बावजूद भी आप आगे निकल गए। यही बहादुर होता है। ये चलते रहता है समाज में, ये सब आएगा जाएगा, लेकिन हम सब मिलकर के जो अगला सम्मेलन होगा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस जिले का ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब हम कमेटी बैठेंगे, बोधगया के ऐतिहासिक हॉल में होगा और देश और दुनिया से कई लोग आएंगे। बस हेमंत बाबू से आग्रह है कि जब आप करिएगा तो हम लोग को बुला करके जरूर पूछिएगा कि भाई ऐसा सम्मेलन करना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, समाज को बढ़ाना चाहते हैं, हम सब मिलकर के काम करेंगे। अभी कितनी खूबसूरत मंच है। हम आरजेडी में हैं, कोई जेडीयू में है, कोई भाजपा में है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। अब कमियां हम में है कि समाज में है, ये सब चर्चा का विषय
इलेक्शन को लेकर नहीं होना चाहिए। हम इतना जानते हैं कि अगर कोई दलित का बेटा, गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर प्रहार होगा। उस प्रकार से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। मैं कतई नहीं घबराता। हम सोचते हैं, समझते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। अब कितना व्याख्यान बताऊंगा कि मैंने समाज के लिए कहां किया, क्या किया। मौका मिलेगा तो कभी इतना लेखा जोखा लेके आएंगे कि टेबल पर भी नहीं आते। इतना है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की मैंने किसके लिए क्या किया है। ये वस्तु स्थिति नहीं। अभी ये है कि समाज आने दीजिए तो फिर। सर, आज पासवान सम्मेलन हो रही है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, अपने समाज का, चूँकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और अपने समाज के लिए मैं सबसे पहले हेमंत बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज समाज के एकत्रित करके मीटिंग बुलाने का काम किए। हम लोगों ने समाज से प्रार्थना किया, आग्रह किया, सबको बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और विद्या ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बड़ी शक्तिशाली कुछ नहीं होता है। सबको पढ़ाइए लिखाइए। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में अधिकार दिया है, जब तक पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तब तक अधिकार नहीं मिलेगा, और जब पढ़िएगा तो अपने आप अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगी, समझेंगे तो अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए सबको इस प्रार्थना किए, आग्रह के सब बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एकजुट रहिए, एकत्रित होकर रहिए सारे के समाज के लोग, और पढ़ा लिखा के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया उस संविधान का अधिकार लेने का काम किया। पासवान जागृति महासम्मेलन यह आने वाला दिन में मील का पत्थर साबित होगा। समाज ने संकल्प लिया कि पासवान समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, व्यापार है, नौकरी है, उनके ऊपर कहीं हमले होते हैं, चोट होते हैं, तो सामूहिक रूप से जो है मिल करके उसका न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि उसके लिए हम एक कार्य योजना भी कल बना करके फाइनल करके देंगे। इसलिए यह सम्मेलन पूरे देश भर से लोग आया है, काफ़ी विचार मंथन हुआ है, और यह सम्मेलन मैंने कहा कि आने वाला समय में समाज को एक बेहतर संदेश, सामाजिक एकता का, भाईचारा का, तमाम चीज़ों का संदेश देगा। इसी पर आज मंथन हुआ है, और हमारे मंत्री जी आए, हम सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, तमाम जगह से और बिहार के कोने कोने से सभी लोगों ने अपना मूल्यवान सुझाव दिया है। उसको एक एक करके नोट किया गया है और उसको जो है अमल में लाया जाएगा, और फिर अगले साल हम लोग जो है गांधी मैदान में या बोध गया विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ये तय हुआ। हमेशा देखा जाए तो रोज मारपीट, बलात्कार, उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या कहें? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। महिलाएं कमजोर कड़ी होती हैं, उस पे जगह जगह हत्याएं, बलात्कार ये सब होता है, लेकिन पहले भी दिनों में ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से नापी जाती है। किस समाज का विकास कितना हुआ है, उस समाज की महिलाओं की विकास से उस समाज की उन्नति नापी जाती है। तो हम समझते हैं कि अगर हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हमारे साथ मैडम हैं, तो निश्चित रूप से दुसाध जाति समाज की महिलाओं की उन्नति हो रही है, हुई है, तभी तो हम बोल रहे हैं। आज पासवान सम्मेलन है, तो महिलाओं को खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करें। वो अपना जो समय बर्बाद करते हैं घरेलू मामले में, बिंदी चूड़ी सिंदूर की लड़ाई में, सास ननद बहू की लड़ाई में, उससे दूर हो जाएं, उससे बचें, और उस पे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दें।
आज पासवान सम्मेलन हो रहा है, क्या उपदेश देंगे सर लोगों को? सर, यह पासवान सम्मेलन जो है दूसरे साल में हम लोग हैं। पहला साल आदरणीय इंजीनियर साहब ने जो भिन्न भिन्न झंडे तले अपना विचार लेके लोग चलते थे, और आज तक कोई सामाजिक क्रियाकलाप बेहतर तरीक़ा से आज तक नहीं हो सका। इसी को उद्देश्य मानते हुए पहला वर्ष उन्होंने दुसाध महापंचायत, यानी कि सभी लोगों को एक झंडा के तले आकर काम करने का नसीहत देने के लिए, सुझाव देने के लिए उन्होंने प्रथम साल दुसाध सम्मेलन इसी ग्राउंड में उन्होंने किया। उसका जो भी नतीजा आया उसको देखते हुए फिर इस बार इंजीनियर साहब ने दुसाध जागृति का कॉल दिया। तो उसमें मूल चीज़ है कि हम जागृति, हम क्यों ज़रूरत पड़ा लोगों को जागृति। आज आज़ादी के 77 वर्ष हो गए, हम शैक्षणिक रूप से भी अपने को मानते हैं कि हम शिक्षित हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज जागृति की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मूल में बात यही है कि आप देखेंगे कि 1891 में दुसाध महासभा का गठन हुआ, और उसी साल हम एक महामानव का भी जन्म हुआ, जिन्हें हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। नतीजा आप देखिए कि दुसाध महासभा 1891 में बनने के बाद एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित एजेंडा पर काम नहीं करने के चलते 1937 आते आते यह महासभा कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो चूँकि कई टुकड़ों में बटा तो हमारा विचार भी, कार्य प्रणाली भी कई टुकड़ों में बट गया। उससे हम अपने को, समाज को हम ठगे महसूस कर रहे थे। नतीजा हुआ कि समाज में घूमने के बाद तय हुआ, हम लोगों ने दुर्दशा समाज को देखे कि समाज में सब चीज़ है, बावजूद भी हम लोग संगठित नहीं हैं। तो एक दुसाधों को संगठित करने के लिए एक